melting point, polarity, dipole moment, then we have density, solubility. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व करना है कि सिस में ज्यादा होगा या ट्रांस में ज्यादा होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की खासियत ये होती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें सिस एंड ट्रांस के लिए ऑब्जर्व करना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना हमने सॉल्यूशन में स्टडी किया था। सॉल्यूशन में मैंने आपको ये बताया था, जस्ट लाइक ये मान लीजिए वाटर है, इस सब्सटेंस को आप तब तक हीट करते रहिए जब तक इसमें टर्बुलेंस ना आ जाए। जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का टर्बुलेंस आता है उसको हम इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। क्या ये सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही वेपर फेज में जाते हैं? सो आंसर इज नो। पूरी बॉडी में से कहीं से भी पार्टिकल जा सकता है। यही डिफरेंस है बॉइलिंग में और इवापोरेशन में। इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही ऊपर जाते हैं और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। जैसे आप जब क्लॉथ्स को सुखाते हो अपने घर पे, तो वो बेसिकली इवापोरेशन प्रोसेस है। चाहे टेम्परेचर 20 हो 40 हो, जो उसके पार्टिकल हैं वाटर के, वो वेपर में चले जाएंगे स्लोली। बट बॉइलिंग आपका एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में टर्बुलेंस आ जाता है और इसके पार्टिकल भले ही वो बल्क में हो या सरफेस में हो, वेपर में जाते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का कम या ज्यादा कैसे होता है। जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर के कंपैरिजन। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स जमे हुए हैं आपके, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ की एनर्जी बहुत हायर होती है। मान लीजिए एक हायर एनर्जी वाला पार्टिकल है यहाँ पे। मैंने इस पार्टिकल से पूछा वेपर फेज में क्यों नहीं जा रहे हो? वेपर में चले जाओ, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, सिस्टम और स्टेबल होगा। तो ये बोलेगा मैं जाना तो चाहता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है वेपर फेज में, बट जो ये बगल वाले पार्टिकल्स हैं मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो नेचुरल अट्रैक्टिंग फोर्स है। तो ये वेट करेगा कि इसको कहीं से कुछ एनर्जी मिल जाए, कोलिजन हो जाए आपके पार्टिकल्स का, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे और ये आपका वेपर फेज में चला जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें वीक होगा, तो उसके पार्टिकल इतना टाइटली होल्ड नहीं कर रहे होंगे एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो बेसिकली जो ये बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना है वो डिपेंड कर रहा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे पेट्रोल की मैं बात करूं तो पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर बहुत वीक होता है आपका, तो उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से वो बहुत फास्ट इवेपोरेट हो जाता है आपका। इसको इतना टाइटली होल्ड ही नहीं करते हैं, तो उसके लिए वेपर फेज में जाने के लिए इनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो इजीली इवेपोरेट होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं सिस एंड ट्रांस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फाइंड कर लूं किसी तरह, तो मैं आंसर कर सकता हूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव अ सिस केस C डबल बॉन्ड C, हियर वी हैव Cl
Cl. Here we have like H, C double bond C. Here we have Cl, and here we have H and H. ओके अगर इसमें हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर की बात करें तो ये आपका सिस वाला केस है. दिस इज योर ट्रेन बोगी. इसमें एक ही साइड में आपके दोनों Cl आ रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज सिस. जबकि अगर हम इसकी बात करें इसमें ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं तो ये आपका ट्रांस का केस है. इतना तो क्लियर है. अब इस सिस एंड ट्रांस में हमें फाइंड करना है कि किसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है. तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का बेस है एक्चुअली पोलैरिटी. अगर आपको ये आता है तो आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन कर सकते हो. पोलैरिटी आपको थोड़ा बॉन्डिंग में रिकॉल करना पड़ेगा. पोलैरिटी मैंने आपको ये बताया था. जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव SCl बॉन्ड. तो SCl में आपका जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से. तो पहले तो Cl ने H के साथ धोखा देके एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया. फिर बाद में बोलता है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, अपनी तरफ खींचूंगा इसको. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो Cl की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, जिससे हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ. ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी है. अब हम अगर ये पोलैरिटी ऑब्जर्व करना चाहें जिसमें कुछ पोलैरिटी होती है, उसके लिए म्यू आपका ग्रेटर देन 0 आता है, डाइपोल मोमेंट. इन सिमिलर मैनर अगर हम CO2 की बात करें, CO2 में कोई पोलैरिटी नहीं होती है. इसमें पोलर बॉन्ड जरूर प्रेजेंट है बट इसका मॉलिक्यूल ये आपका नॉन पोलर है. इसका रीजन ये है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है. तो वेक्टर बनेगा ठीक ऑपोजिट 180 पे. एंड 180 पे हम जानते हैं कि एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा. इसकी वजह से म्यू इज ग्रेट इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर. दिस इज पोलर. बस आपको फाइंड क्या करना है सिस एंड ट्रांस में पोलर एंड नॉन पोलर कौन सा है. वीडियो क्लियर है. बस कनेक्ट में देखिए सिस केस C डबल बॉन्ड C H Cl एंड Cl. इस केस में आप ऑब्जर्व करना चाहते हो. वीडियो प्रॉब्लम आ रही है, बताइए क्या प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम आ रही है बस कनेक्ट में बताइए. वीडियो हैंग हो गया. ओके वेट. अब ठीक है, वीडियो क्लियर है. ओके यहाँ पे आइए. तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ पोलैरिटी, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, कम है, 0 है. तो इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता नहीं है. ये 2.5 है, ये 2.1 है. तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 0 होता है. और अगर थोड़ा सा ये खींच भी लेगा तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है. कार्बन क्लोरीन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो Cl है आपका. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में बनेगा. इस कार्बन Cl का भी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में बनेगा. अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट तो है नहीं. दैट मीन्स इनका जो नेट वेक्टर
बनेगा वो इसके बीच में आएगा, जो इफेक्ट आएगा इसका नेट। तो क्या इसका डाइपोल कैंसिल हो रहा है? सो आंसर इज नो। डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें चार्ज आपका बन जाता है। इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, जिसमें प्लस एंड माइनस चार्ज जनरेट हो जाए। अगर हम ट्रांस केस की बात करें, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसमें Cl अपनी तरफ खींच रहा है इसको, ये Cl अपनी तरफ खींच रहा है। तो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये वेक्टर एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा। तो इसका म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज नॉन पोलर। तो आपको ये पता चल गया कि सिस पोलर होते हैं एंड ट्रांस नॉन पोलर होते हैं। सिस का डाइपोल मोमेंट आपका ग्रेटर देन 0 आता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 आता है। अब इससे मैं हाँ बोलिए। आएगा डिफरेंट कार्बन पे ना, और डिफरेंट कार्बन पे होगा तो उसी का इफेक्ट वो स्पेसिफिक कार्बन पे और दूसरे का स्पेसिफिक कार्बन पे, तो वो कैसे कैंसिल आउट कर देंगे? यहाँ तो सिंगल कार्बन पे होते समझ आती। पता नहीं क्या आप लोग फिजिक्स पढ़ा है अपने लोगों ने। एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में मान लीजिए जो वेक्टर आप बनाते हो, इन दोनों का नेट क्या होगा, ये होगा, और ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज है आपके। दैट मीन्स प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में ये इसके ऑपोजिट इसके इफेक्ट को कैंसिल ही करेगा। ये इसके लीनियर है, जस्ट लाइक ये ऐसा है आपका। ये कुछ ट्राइंगुलर, ये है आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये इसके वेक्टर को ओवरऑल ये यहाँ खींच रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, ठीक ऑपोजिट। तो इस वजह से वो आपका 0 आ जाएगा। तो हमें इतना पता चल गया कि सिस आपका ग्रेटर देन 0 रखता है जबकि ट्रांस 0 रखता है। अब इससे देखिए बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिलेट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ही फिनोमेना है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर आप सिस पार्टिकल्स को मान लीजिए आपने यहाँ पे कंटेनर में सिस पार्टिकल्स लिए हैं, तो सिस पार्टिकल में खासियत क्या है, इसमें पोलैरिटी है, प्लस माइनस चार्ज है। जबकि ट्रांस में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांस में जो फोर्स होगा वो नेचुरल वंडरवॉल फोर्स होगा। ये नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा है इसको बस। इसके पास क्या है, वंडरवॉल फोर्स से ज्यादा पावरफुल। इसमें वंडरवॉल फोर्स कम होगा और इसमें जो फोर्स होगा वो होगा डाइपोल अट्रैक्शन। सर मतलब पोलैरिटी आईएमएफ को इंक्रीज करेगी। हाँ जी, इन दोनों में देखिए कंपैरिजन हो रहा है अब किस चीज का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। इसने बोला मेरे पास वंडरवॉल फोर्स है जो नेचुरली अट्रैक्ट करता है। उसने बोला मेरे पास भी है, कुछ नया बताओ। इसने बोला मेरे पास डाइपोल अट्रैक्शन है। तो इसने पूछा ये डाइपोल क्या होता है, मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। इसने बोला कि जो मेरे मॉलिक्यूल्स में प्लस और माइनस चार्ज जनरेट हुआ है इस पोलैरिटी की वजह से, ठीक दूसरा मॉलिक्यूल का प्लस चार्ज इससे खींच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपस में जुड़े हुए हैं और मुझे तोड़ना इजी नहीं है इस डाइपोल अट्रैक्शन से जो पोलैरिटी से जनरेट हुआ है। इसने बोला ये तो मेरे पास नहीं है, तुम सही बोल रहे हो। तो किसमें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका पावरफुल है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पावरफुल है। अब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हुआ, तो अब इसको यहाँ पे एज्यूम करिए, एक बार मैं इसको सिस को यहाँ पे रखूंगा तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों हीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, जबकि ट्रांस इजीली वेपर फेज में चला जाएगा। इस वजह से मैं फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका वो सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है सिस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है जो ट्रांस में नहीं होता है।
अब इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। आई होप इट इज क्लियर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। नोट करिए जल्दी। तो यहां से मैंने आपको कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, पोलैरिटी बता दी, डाइपोल मोमेंट बता दिया। सॉल्युबिलिटी भी देख लीजिए यहाँ पे। देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी आपने लोअर क्लासेस से एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। तो अगर हम वाटर को अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वाटर आपका पोलर होता है, तो पोलर में पोलर घुलते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलते हैं। तो अगर मेरा वाटर सॉल्वेंट है तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए? इसका मतलब है सिस आपका मोर सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि सिस आपका पोलर है और वाटर भी मेरा पोलर है, तो वो इसमें जल्दी घुल जाएगा। तो ये भी आपका कवर हो गया सॉल्युबिलिटी। अब रह जाता है डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैं ऑयल लूं, सर राइट साइड ऑफ बोर्ड मत रख करना। ऑयल को पानी में घोलूंगा तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर आपका पोलर है और ऑयल आपका नॉन पोलर है। ऑयल को ऑयल में घोलूंगा तो घुल जाएगा क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक्स होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। कि मेल्टिंग पॉइंट हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था, जस्ट लाइक एक आइस है, तो ये जब आपका मेल्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही टेम्परेचर पे होते हैं। अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो मेल्ट हो जाएगा, उससे एनर्जी खींच रहे हो तो वो आपका फ्रीज हो जाएगा, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है, तब होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट के लिए बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? आपको इस सॉलिड को तोड़ना है, बेसिकली इस आइस को किसी तरह लिक्विड में। तो मेरा रीजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे तोड़ सकता हूँ? तो वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर है, कितनी अच्छी पैकिंग है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे, कितनी अच्छी पैकिंग है, पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है, तो उनको हटाना, उनको डिस्टेंस बढ़ाना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। और अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उनकी पैकिंग हम बोल सकते हैं बेकार है, इफिशिएंट नहीं है, अच्छी पैकिंग नहीं है, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मेरे पास एक आइस क्यूब है और मेरे पास एक ये मान लीजिए मार्कर है। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर टू दिस मार्कर। तो इसके पार्टिकल्स को तोड़ना इतना इजी नहीं है, जबकि ये पार्टिकल तुरंत अलग अलग हो जा रहे हैं खुद ब खुद। अब मुझे क्वेश्चन ये आता है कि सिस की पैकिंग अच्छी है, ट्रांस की पैकिंग अच्छी है, कैसे पता चलेगा? तो उसके स्ट्रक्चर से वो क्लियर होगा आपको। सिस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है आपका, और ये आपका ट्रांस है। अब इसकी अगर हम पैकिंग करें तो ये आपको एक ट्रेपेजियम जैसा शेप देगा और ये आपको एक पैरेललोग्राम देगा। अब इसको मान लीजिए मैंने एक बॉक्स दिया और आपसे बोला कि इसकी पैकिंग स्टार्ट करिए, तो आपने इसको रखना स्टार्ट किया। ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से रखोगे आप,
इसके बीच में काफी स्पेस अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। जबकि इसकी अगर हम बात करें, इसको अगर आपको रखना है तो आप इजीली इसको रख सकते हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम आ रहा है आपका। So which one is more efficient? This one has better packing. और बेटर पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रांस की पैकिंग अच्छी होगी, ट्रांस की पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस से। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। जबकि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है आपका? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके पैकिंग पे। तो जिसका पैकिंग अच्छी है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? अब लास्ट बचता है डेंसिटी, उसमें कुछ है नहीं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। हाँ जी बोलिए। रिपीट करिए एक बार। देखिए, एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, एक बॉक्स में कुछ इस टाइप से पार्टिकल अरेंज्ड हैं, पहले से ही इतने दूर दूर हैं आपके, और एक बॉक्स है जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। आपको किसको इजी पड़ेगा इन पार्टिकल्स को अलग अलग करना? तो इट इज ऑब्वियस कि अगर मैं आपको दो बॉक्स बना के दूं और बोलूं एक पिक करो, मान लीजिए आपके पास एक लड्डू का बॉक्स है, एक पूरी तरह से लड्डू एकदम पैक है और एक में काफी स्पेस है, तो आप इससे इजीली निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, इनकी पैकिंग लूज है, तो इनको अलग करना बहुत इजी है। तो जब आप इसको हीट करोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये पार्टिकल बहुत इजीली अलग अलग हो जाएंगे, जबकि ये अलग नहीं है। ये होगा तो पूरा मेल्ट होगा एक साथ, इसका स्ट्रक्चर टूटेगा। तो इस वजह से जो इसका स्ट्रक्चर में जो आपको सिमेट्री मिल रही है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उसकी पैकिंग कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। क्लियर हो गया अब? डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बताइए किसका ज्यादा होगा सिस एंड ट्रांस में? अभी पैकिंग से मैंने आपको बताया, सिस की पैकिंग आपकी लूज होती है तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा, इसमें मास कम आ पाएगा अगर मैं फिलिंग करूंगा। ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है तो वॉल्यूम इसमें कम आएगा और मास ज्यादा भर सकता है ये। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक कंटेनर दिया और बोला कि सिस एंड ट्रांस पोजीशन में फिल करना स्टार्ट करो, तो आप ट्रांस में ज्यादा पार्टिकल भर पाओगे एज कंपेयर टू सिस। तो इसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ट्रांस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सिस। इसको नोट कर लीजिए, ये फिनिश हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। चीज बताऊं? बोलिए। जब आपने अपने मास को एक जगह डिक्रीज किया, वहां पे इंक्रीज किया, मास तो दोनों का सेम होगा। समझ नहीं रहे हो आप। मैंने ये बोला है सिस के केस में आप मास कम भर पाओगे एज कंपेयर टू ट्रांस। वॉल्यूम वो ज्यादा लेगा, मास की फिलिंग कम करेगा, जबकि ट्रांस वॉल्यूम कम लेगा और मास की फिलिंग ज्यादा करेगा। जैसे एक बॉक्स मान लीजिए, ये बॉक्स है आपका, इसमें मैं सिस एंड ट्रांस भरना चाहता हूं, तो ट्रांस क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो इसमें इसका मास ज्यादा मिलेगा मुझे अगर मैं इसका वेट चेक करूंगा तो। जबकि सिस के केस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, वो कम मास ले पाएगा। तो वॉल्यूम अगर सेम है आपका
तो ट्रांस वाला मास ज्यादा रखेगा, और मास ज्यादा रखेगा तो डेंसिटी ज्यादा रखेगा वो। इसको नोट कर लीजिए। लिए आगे चले। यस सर। यस सर। सर एक बार सॉल्युबिलिटी वाला बता दो। देखिए सॉल्युबिलिटी, जैसे मान लीजिए मैं वाटर की बात करता हूँ, मेरे पास वाटर है। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर आप वाटर यूज़ करते हो, इस वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखोगे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन पूरी तरह से इसने इसको खींचा हुआ है, इसका मतलब ये है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल प्लस है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर के पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनके पास पोलैरिटी होती है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ये नेगेटिव रखता है, ये पॉजिटिव रखता है। अब इसमें अगर आप एक सिस को डिसॉल्व करने वाले हो, एक ट्रांस को डिसॉल्व करने वाले हो, सिस वाला आप जानते हो कि उसमें पोलैरिटी होती है, जैसे लाइक ये सब्सटेंस आप इसमें डिसॉल्व करने वाले हो, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो वेलकम जो वाटर होगा वो उसको वेलकम करेगा कि आ जाओ। इसने पूछा क्यों वेलकम कर रहे हो, बोला मेरे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो एक काम करना, इस नेगेटिव से पॉजिटिव के पास आ जाना, और जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास आ जाना। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो नेचुरल अट्रैक्टिंग फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा, तो इसको ये वेलकम करेगा वाटर कि आ जाओ, तुम्हें घोल दूंगा मैं अपने में। जब जब आपका ट्रांस आया, ट्रांस बोला कि मुझे भी घोलो, बोलेगा कुछ चार्ज वार्ज है कि नहीं है, बोलेगा कोई चार्ज नहीं है, बोलेगा क्या करूंगा तुम्हें सराउंडिंग में तुम्हें फेवर करा के, तुम्हें डिसॉल्व करके, मेरा चार्ज और बर्बाद करोगे तुम। तो ये आप इसको डालोगे अगर इसमें, तो इसको सेपरेट कर देगा, ये अलग से बेचारा जमा रहेगा, और ये अपनी पोलैरिटी अपना खुद के मॉलिक्यूल से बनाएगा। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, आ गया समझ। थैंक यू सर। इस वजह से बोला जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक्स। आप भी क्लास में साइक्लोएल्कीन में जीआई के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन हो वो मिनिमम 8 होने चाहिए। तो 8 या 8 से अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ कार्बन तो वो जीआई शो कर सकता है। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें एक साइक्लोहेक्सीन बना के दे दिया आपको, और यहाँ पर मान लीजिए CH3 लगाए और यहाँ पर एक CH3 लगाए। अब इसमें कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि डबल बॉन्ड भी है
तो कोप्लेनर भी होगा, रिजिड भी होगा और वैलेंसी भी अलग अलग है। ये CH3 अलग है और ये वाली जो वैलेंसी जा रही है ये अलग है। बट इसका ट्रांसफॉर्म बन नहीं पाता है क्योंकि स्मॉलर रिंग में स्ट्रेन होता है। तो मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए तब उसका ट्रांसफॉर्म बन सकता है, अदरवाइज सिर्फ सिस फॉर्म ही बनेगा। तो ये GI शो नहीं कर पाएगा क्योंकि GI के लिए दोनों फॉर्म बनने ज़रूरी हैं। बट अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया जाता है, एक 8 मेंबर रिंग दे दी जाती और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर CH3 मैथिल लगे हुए हैं 2 ग्रुप। अब अगर पूछा जाता है तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो ये GI शो कर सकता है। तो इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लोएल्कीन में बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन मिनिमम 8 तो होने ही चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक कंपाउंड है इसमें मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। सो इसमें कितने कार्बन है काउंट कर लीजिए, 10 कार्बन है। अभी जहाँ पर डबल बॉन्ड है 2 H लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। और ऐसे ही अगर मैं एक डबल बॉन्ड को ऊपर खिसका देता है इसमें तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाता तो ये दोनों H जो होते हैं वो ऑपोजिट होते, तो ये ट्रांस हो जाता। सिस में दोनों एक तरफ जाते, ट्रांस में ऑपोजिट जाते हैं। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइक्लोएल्कीन के केस में। देखिए जनरली अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, जनरली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। जैसे मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड C, Cl Cl HNH, ये सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में ये ऑपोजिट होंगे। तो ट्रांस जनरली स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपल्शन कम होगा क्लाउड में। तो जनरली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, बट साइक्लोएल्कीन के केस में ऐसा नहीं होता। साइक्लोएल्कीन में सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है स्ट्रेन की वजह से, रिंग में स्ट्रेन की वजह से। सिस इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस। बट अगेन ये ध्यान रखना है ये अप टू 12 कार्बन तक काम करता है। अगर रिंग में 13 कार्बन है तो अगेन ट्रांस ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये साइक्लोएल्कीन का केस था। तो लगभग हमने सारे केस इसमें कवर कर लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ इसी का। जैसे मान लीजिए आपको इसमें पूछ लेता है ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे देता। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लीजिए D लगा हुआ है, यहाँ पर D लगा है और यहाँ पर मैथिल है और यहाँ पर मैथिल है। तो अगर आपसे पूछ ले ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये साइक्लोएल्कीन वाला जो पार्ट हमने बनाया है ये वाला तो नहीं कर सकता। बट राइट साइड तो सिंगल बॉन्ड है और राइट साइड हमने साइक्लोएल्केन में तो पढ़ा ही है कि ये तो शो कर ही सकता है। जो ये D वाला है एक बार वेज में लगा सकता हूँ और एक बार एक को वेज में और एक को डैश में। तो इस सेंटर पे तो GI में